गज़ल गायकी का जिक्र करते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में हमें गाहे गाहे 12वीं-13वीं सदी के बाद जिक्र मिलता है गज़ल के गाए जाने का। इसे बातरन्नुम पढ़ना अलग है, इसे तहतो लफ्ज़ पढ़ना अलग है, इसे बाकायदा मुगन्निया या गाने वाले के गाए जाने का। और सबसे पहले मौसीकार जिन्होंने गज़ल गायकी की इब्तिदा की वो हज़रत अमीर खुसरो थे, और उन्होंने 2 ख़वातीन को तैयार किया जिनका नाम नुसरत खातून और मेहर अफरोज़ था, जिन्होंने दरबार खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे 1296 से लेकर 1316 तक, उनके दरबार में पहली बार गज़ल पढ़ी मेहर अफरोज़ नुसरत खातून। इनके नाम पता करने में मुझे कोई 2-2.5 महीने लग गए थे, और मेरी बीवी कहती थी कि पहले मुझे शक था, अब मुझे पता है कि आप पागल हैं, क्योंकि मुझे डीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाना पड़ा था, वहाँ इसका जिक्र संस्कृत में था, उसको हिंदुस्तान भेजना पड़ा कि कोई पढ़ के बताए, और वो पुराने टाइप की संस्कृत थी। फिर भी आपके लिए ये नाम पेश खिदमत है। लेकिन गज़ल बाकायदा तौर पे मौसीकी की एक सिन्फ 18वीं-19वीं सदी के इब्तिदा में बनी, और 4 अवामिल कार फरमा थे इसको मौसीकी की एक मुस्तनद इंडिविजुअल बाकायदा सिन्फ बनाने में, और वो थे पारसी थिएटर, नवाज वाजिद अली शाह का लखनऊ अवध का कोर्ट, तवाइफें और रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो आइए इन 4 अवामिल की बात करते हैं। 1853 से लेकर 1869 तक हिंदुस्तान में 20-22 पारसी थिएटर कंपनीज की बुनियाद डाली गई, जो गुजराती, हिंदुस्तानी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में थिएटर पेश करते थे। इन थिएटर में बाकायदा पिट ऑर्केस्ट्रा होता था, जिसमें 30-40 लोग म्यूजिशियंस होते थे, जो एक वेस्टर्न और ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक ऑर्केस्ट्रा बजाते थे, और दौराने खेल भी इसमें गीत होते थे। लेकिन जब खेल ख़त्म हो जाता था तो ऑडियंस को अलविदा कहने के लिए, ऑडियंस को शुक्रिया कहने के लिए ऑर्केस्ट्रा गीत, गज़ल, ठुमरी, टप्पा, होरी, धमार पेश करता था। और जो सिनेमा पढ़ते हैं, मुझे पता है यहाँ कुछ BNU के स्टूडेंट आए हैं, बॉलीवुड के सिनेमा की जो बेसिस है, जिसमें म्यूज़िक इतना अहम है, जो दुनिया में किसी और फिल्मी सनत में नहीं है, वो पारसी थिएटर है। तो पहली बार गज़ल उर्दू ज़बान की पारसी थिएटर में पढ़ी गई। फिर नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के आखिरी रहनुमा थे, 11वें और आखिरी रहनुमा रूलर थे, वो खुद शायर थे और मसनवी और गज़ल लिखते थे। मौसीकी, रक़्स, शायरी, हर चीज़ से अलावा हुक्मरानी के हर चीज़ का शौक़ रखते थे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गज़लें लिखीं। और मैं चूँकि अब पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में रहता हूँ, तो उनकी ये गज़ल का एक मशहूर शेर हर दफ़ा जाते हुए मुझे याद आता है। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो उनके दरबार में कादिर पिया, सनद पिया और कुछ और मौसीकार थे, जिन्होंने उनकी कही हुई और बड़े असातिज़ा की कही हुई गज़लियात को मौसीकी में बांधा। इसके बाद हम तवाइफ यानी कि दुख्तरान बाम का जिक्र करेंगे। और हमारे यहाँ और हिंदुस्तान में भी जब हम तवाइफ का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक ही किस्म की औरत आती है, जबकि तवाइफ की कई इकसाम हैं, बल्कि दुख्तरान बाम बेहतर लफ्ज़ है, दुख्तर बेटी बाम जो कोठे पर पैदा हुई हो। बेसवा एक जेनेरिक टर्म है जो उस औरत के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका पेशा आदमी को रझाना हो। देवदासी वो हिंदू तवाइफ है जिसे किसी डीएटी के साथ किसी टेम्पल में सारी ज़िंदगी के लिए बांध दिया जाता है, जिसको शादी की इजाज़त नहीं दी जाती, और जिसके साथ हमेशा हर किस्म की ज़्यादती की जाती है। डोमनी वो गाने नाचने वाली है जो आदमी और औरतों दोनों के लिए गाती है, लेकिन उसका कोठा नहीं होता, वो घर घर जाकर गाती है।
कंचनी की ज़ात कंजरी की है, लेकिन ये वो तवाइफ है जो मुग़ल कोर्ट्स में काम करती है और अकबर बादशाह ने कंचनी का लफ्ज़ इख्तरा किया, ईजाद किया था, जिसके मायने हैं चमकने वाली, गिल्डेड। कंजरी एक लोअर क्लास तवाइफ है जिसको ज़्यादा तालीम नहीं, ज़्यादा मौसीकी का इल्म नहीं, ज़्यादा शायरी की समझ नहीं, रक्स नहीं आता। कसबी एक सेक्स वर्कर है जिसके घराने में नस्ल दर नस्ल सेक्स ट्रेड चला आ रहा है। लोलनी वो तवाइफ है जो ईरान से हिंदुस्तान आई और फ़ारसी ज़बान में गीत गाती है। नोची एक वर्जन, एक दोशीज़ा है जो एक बड़ी तवाइफ के अंडर ज़ेर साया ट्रेनिंग में है। पतुरिया फिर एक जेनेरिक टर्म है उस औरत के लिए जो मर्द को रजाने से अपनी कमाई कमाती है। रंडी भी एक सेक्स वर्कर है, लेकिन रंडी और कस्बी में फ़र्क ये है कि कस्बी घरानेदार है, उसमें नस्ल दर नस्ल सेक्स ट्रेड चल रही है, और रंडी एक नई सेक्स वर्कर है। चुनाचे रंडी सबसे लोअर लेवल पर आती है, और फिर तवाइफ है जो इन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो माहिर है मौसीकी में, शायरी में, नसर में, खाना पकाने में, घुड़सवारी में, नेज़ाबाजी में, और वो एक अथॉरिटी है डेकोरम, मैनर और एटिकेट पर। और तवाइफ की भी दो किस्में हैं, तवाइफ और घरानेदार तवाइफ। दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों शायरी, रक्स, मौसीकी, सियासत, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी सब जानती हैं, लेकिन घरानेदार तवाइफ ये नस्ल दर नस्ल जानती है। जो आम तवाइफ है वो नौ दौलतियों के लिए है, वो जाटों के लिए है जो लैंड ओनर्स हैं, वो गुजरों के लिए है जो हर्ड्समैन हैं, वो शेखों के लिए है जो ट्रेड्समैन हैं, और इस तरह के पेशों के लिए हैं। जबकि घरानेदार तवाइफ उमरा के लिए ही नहीं बल्कि बादशाहों, राजाओं के लिए हैं, और अंग्रेज़ी सरकार के दफ्तर अफसरान के लिए भी। तो ये दो तवाइफें हैं जिन्होंने गज़ल को बहुत जरा बख्शी, और इसकी एक वजह है क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने हिंदुस्तान आना 18वीं 19वीं सदी में शुरू कर दिया था, और उनको बेहद नफ़रत थी दुख्तराने बाम से। वो इनसे, इनके काम से, इनके गाने बजाने, हर चीज़ से नफ़रत करते थे, और उनको ज़िंदगी इन्होंने तंग कर दी उन औरतों पर। और जब सुएज़ कैनाल खुला तो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आने का रास्ता, ये मेरे ख्याल 1863 की बात है, 4300 मील कम हो गया। तो वो और रफ्तार और तादाद में आना शुरू हुए, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ अफसरान को मना कर दिया कोठों पर जाने से, और उन्होंने ज़िंदगी इन पर तंग कर दी। तो इन औरतों ने शायरी की तरफ रुजू किया, और बजाय इसके ये गीत गाती और नाचती, इन्होंने गज़ल पढ़नी शुरू की और गज़ल लिखनी शुरू की। उस ज़माने की दो बड़ी तवाइफें, मलिका जान जिनकी बेटी गौहर जान पहली मुगन्नियाँ थीं जिन्हें रिकॉर्ड किया गया, और दूसरी बड़ी तवाइफ महलका चंदा बेगम, जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। मेरी बड़ी दिल है कि उन पर एक पूरा प्रोग्राम किया जाए। ये वो औरत है जो सियासतदान थी हैदराबाद दक्कन में, शायरा थी, रक्कासा थी। औरतों की तालीम के लिए जितना इस औरत ने काम किया है, आपको सदियों में कोई और रानी महारानी उसके मुकाबला नहीं कर सकती। इसके पास कहा लिखा जाता है कि संदूक भरे थे हीरों के, जवाहरात के, नोटों के, सोने के, और फौत होने से पहले इनने सारे का सारा पैसा औरतों की तालीम और औरतों की बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। तो ज़िंदगी रही और आप लोगों को शौक़ हुआ तो महलका चंदा बेगम पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का मशहूर ज़माना नावल उमराव जानदा, वो भी महलका बेगम पर मबनी है। अब अगरचे उमराव जान फिल्म में जो गज़लियात इस्तेमाल की गई शहरयार की, और जो मौसीकी इस्तेमाल की गई ख़याम की, अगरचे वो खूबसूरत है, वो अपने दौर के मुताबिक दुरुस्त नहीं। ना उस ज़माने में उस ज़ुबान में शायरी होती थी, वो ईडियम ही नहीं था, और ना उस तरह के गीत कहे जाते थे।
चुनाचे मैंने उमराव जान अदा की दो बड़ी खूबसूरत गज़लें यहाँ लिखी हैं, काश फिल्म में ये इस्तेमाल की गई होती। अब जी आखिर में रिकॉर्डिंग कंपनीज 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के बिगिनिंग में फोनोग्राफ और ग्रामोफोन हिंदुस्तान पहुंचे। अब इनमें फ़र्क क्या था? ग्रामोफोन में फ्लैट तवा यानी कि डिस्क बजती थी, जबकि फोनोग्राफ पर एक सिलेंडर होता था। और इन पर फोनोग्राफ पर आप लोकली रिकॉर्डिंग कर लेते थे, जबकि तवा बनने जर्मनी या इंग्लिस्तान जाता था। अब उस ज़माने में दर्जनों रिकॉर्डिंग कंपनीज इस मुल्क में आईं और उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। और आपने ये साइन देखा होगा हिज मास्टर्स वॉइस का। उस ज़माने में जब 78 आरपीएम के रिकॉर्ड आए तो 2.5-3 मिनट का रिकॉर्ड होता था। इसमें ख्याल ठुमरी गाना मुश्किल था, उसको इतना महदूद कर देना। लेकिन गज़ल 3-3.5 मिनट में बड़ी अच्छी गाई जाती है, चुनाचे गज़ल की रिकॉर्डिंग बाकी इसनाफ के मुताबिक ज़्यादा हुई। अब जिसने ये कुत्ता देखा हुआ, किसी ने ये कुत्ते वाला साइन देखा हुआ है HMV का? इस कुत्ते का नाम है जी निपर, और ये एक फ्रांसिस ब्रॉड, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने ये पेंटिंग बनाई थी डॉग लुकिंग एट एंड लिसनिंग टू अ फोनोग्राफ। लेकिन कोई फोनोग्राफ की कंपनी उसे खरीदती नहीं थी, चुनाचे उसने उसको ग्रामोफोन बनाकर ग्रामोफोन कंपनी HMV को बेच दिया। और आज चंद 100 साल बाद भी यही लोगो HMV वाले इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहली रिकॉर्डिंग्स थी वो 1899 में इंग्लिस्तान में हुई, जिन्हें हम लंदन रिकॉर्डिंग्स कहते हैं। और ये उनका कैटलॉग है जी उस रिकॉर्डिंग का, जिसमें 20 फारसी, 15 हिंदी, 5 उर्दू, 5 गुरमुखी और 7 अरबी के कलाम रिकॉर्ड किए गए। और फारसी और उर्दू के कलाम में गालिब, फरियाबी और शिराजी की गज़लियात शामिल थीं। फिर हिंदुस्तान में 1902 में एक रिकॉर्डिंग का टूर हुआ, जिसमें हमने 216 7 इंच के और 336 10 इंच के रिकॉर्ड किए। और इन औरतों को, इन मुगन्नियों को रिकॉर्ड किया गया। और सबसे बड़ी गज़ल की हिट्स जो शुरू में हुई वो क्या लुत्फ़ ज़िंदगी का, आज़म बाई की, फ़ज़ल हुसैन की, बाग में कुछ कूचे जाना से सदा आती है। और इन सब की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसी को उनको लेने का शौक़ हो तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं बड़ी खुशी से शेयर करूँगा। गौहर जान, जिनकी अम्मी का मैंने आपको दीवान दिखाया था, मलिका जान का, पहली रिकॉर्डेड आर्टिस्ट हुई, जिनकी बड़ी मशहूर गज़ल थी मेरे दर्द जिगर की खबर ही नहीं। दूसरी जो मशहूर हुई वो जानकी बाई थी, जिन्हें 56 छुरी भी कहा जाता है। और यूं गज़ल मशहूर हुई और राइज हुई। तो ये थी गज़ल गायकी। इसके बारे में कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई इस्लाह, कोई गलती हुई हो तो? अब हम जिक्र करते हैं, शुक्रिया जी, गज़ल गायकी के मुख्तलिफ अंग का। गज़ल के कई मुस्तनद अंदाज हैं गायकी के, जिन्हें हम अंग बोलते हैं। और ये 10 मशहूर अंग हैं। पारसी थिएटर का स्टाइल, राग बेस्ड गज़ल, ठुमरी का स्टाइल, गीत का स्टाइल, मुजरा अंग, कवाली अंग, बतरन्नुम मुशायरा स्टाइल, फिल्म का अंग, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टीवी का अंग। मैं जिक्र करना चाहूँगा अभिनय। अभिनय है द आर्ट ऑफ एक्टिंग, द आर्ट ऑफ हिस्ट्रियोनिक्स। और अभिनय में 4 किस्म के अभिनय हैं। अंगिक, जो आपके जिस्म, आपकी शक्ल से नजर आते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं। वाचिक, जो आप अपनी स्पीच, अपने गाने से कम्युनिकेट करते हैं। आहारिया, जो आप दिखाते हैं, आपका कपड़ा, आपका जेवर, आपका सेट डिज़ाइन, आपका माहौल। और सात्विक वो है जो स्पिरिचुअल है, जो न्यूमिनस है, जिसे आप करते हैं। ये 4 अभिनय अगर गाने वाले को महारत से नहीं आते तो गाना अधूरा है। और अंगिक अभिनय की भी 3 किस्में हैं। अंग यानी जिस्म से, मुखज यानी मुंह से, और हस्तक यानी हाथों से। अगर किसी ने फरीदा जी को गाना गाते सुना है तो आपने हस्तक और अंगिक अभिनय खूब देखे होंगे। पारसी थिएटर स्टाइल का, उसमें अंगिक यानी जिस्म के, वाचिक यानी गले के,
और आहारिया यानी सेट डिज़ाइन, विजुअल्स, कपड़े, जेवर, मेकअप के अभिनय इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें इश्क मजाजी का जिक्र होता है, यानी कि दूसरे इंसान से इश्क का, इश्क हकीकी का नहीं। और उसमें दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। और उसकी जो पोइट्री है वो फ्लोरिड है, रोमांटिक है, पॉपुलर है। यहाँ मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, मेरी हमशीरा ताहरा सैयद, उन्होंने एक पारसी अंग में गज़ल गाई थी। अब वो ये कह रहे हैं, मेरी मान जाइए अल्लाह तेरी शान के कुर्बान जाइए। महफिल में किसने आपको दिल में बसा लिया, महफिल में किसने आपको दिल में बसा लिया, इतनों में कौन चोर है पहचान जाइए। क्या फ़र्ज़ है कि सब मेरी बातें कबूल हों, क्या फ़र्ज़ है कि सब मेरी बातें कबूल हों, सुन सुन के कुछ ना मानिए कुछ मान जाइए।